प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड। और ये पेपर है नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इकोनॉमिक जो ऑर्डर है उसको हम पढ़ेंगे और इसके कुछ तो बुनियादी सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर समस्याएं, विकासशील देश जो है, दो टाइप के देश हैं, एक है विकसित, एक है विकासशील। विकसित जो अमीर देश हैं और विकासशील जो ऐसे देश हैं जो गरीब हैं और विकास की दौड़ में वो लगे हुए हैं। तो इनकी समस्याएं क्या क्या होंगी हम उनको पढ़ेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण कदमों को हम पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, ये आज हमारा पहला पार्ट ये हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग और दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो उत्तर दक्षिण संवाद में आप G20 को भी पढ़ेंगे, ग्रुप 20, और दक्षिण दक्षिण सहयोग में हम पढ़ेंगे G15। के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश एक एक करके स्वतंत्र हो जाते हैं। इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल जाती है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो ये देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं थे। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो गया था जो न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था और ये नवोदित देश नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। फिर 20वीं शताब्दी में कुछ एक घटनाएं भी घटी जिसके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है। पहली घटना थी 1917 की सोवियत समाजवादी क्रांति। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता और न्याय की अवधारणाओं पर आधारित व्यवस्था का निर्माण हुआ। फिर 1940 से 50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या में वृद्धि हुई जो उपनिवेश विरोधी विश्व व्यापार और आर्थिक संबंधों में समानता के सिद्धांत पर जोर देने लगे। तीसरी घटना होती है देतांत की, जो तनाव शैथिल्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शुरू होती है इन बातों पे। अब इसका अर्थ क्या है? नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगमों ने कच्चा माल उत्पन्न करने वाली उपनिवेशनामा ने विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समाधान, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राज्य का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हों। अब इसे कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर का ना होना। विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार, विश्व मुद्रा व्यवस्था में सामान्यीकरण करना, विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना, विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्पादन की खाई को पाटना, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना और बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण करना। तो ये सभी मांगें विश्वव्यापी थीं और विकासशील तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के हितों के अनुकूल हैं। मई 1974 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम, द डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का ये नया ढांचा प्रस्तुत किया। ये मांग साम्राज्यवादी विरोधी मांग है जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र सहमत हैं। अब हम समझते हैं कि जो विकासशील राष्ट्र हैं इन्हें विदेशी व्यापार इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें विदेशी व्यापार का विस्तार करने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला है निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके, परंतु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत थोड़ा भाग ही पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होता है क्योंकि चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात एवं विदेशी ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान में ही उपयोग हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में
इन देशों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है, जिससे पूंजी निर्माण में वृद्धि की जा सके। लेकिन निर्यात में इन राष्ट्रों के सामने कई समस्याएं हैं। पहली समस्या है आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें, प्लांट, पूंजीगत सामानों एवं विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में खाद्यान्न एवं कच्चे माल का ही आयात किया जाता है। परंतु विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों एवं कच्चे माल की मांग में आय वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार विकास के व्यापार वातावरण में विकासशील देशों की आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु निर्यात में उनके अनुरूप वृद्धि संभव नहीं हो पाती। फिर दूसरी बात आती है वह चक्रीय परिवर्तन। विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर अधिक निर्भर करती है और उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। साथ ही विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों का केंद्रीकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है और इन देशों के निर्यातों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि इनके निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम और निश्चित होती है। जैसे ईरान अपनी कुल विदेशी मुद्रा की उपार्जन का 90% तेल के निर्यात से, कुवैत लगभग 90% तेल के निर्यात से, मिस्र 90% रुई के निर्यात से प्राप्त करता है। इसी प्रकार मलेशिया अपनी कुल विदेशी मुद्रा का 75% रबड़ के निर्यात से प्राप्त करता है। ऐसी इन परिस्थितियों में विकासशील राष्ट्रों का निर्यात प्राप्त करने वाले देशों में इनकी वस्तुओं की मांग में जब कमी आती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव विकासशील राष्ट्रों पर पड़ता है। अधिक स्पष्ट शब्दों में कुछ ही वस्तुओं के निर्यात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का आगमन आसानी से हो जाता है, जबकि विदेशों में मंदी के फलस्वरूप इन देशों की वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। मांग की कमी आ जाने के कारण ये वस्तुओं निर्यात कम हो जाता है, उत्पादन कम होने लगता है, बेकारी बढ़ने लगती है और लोगों की आय कम हो जाती है। इस प्रकार विकासशील राष्ट्रों के विदेशी व्यापार पर विकसित अर्थव्यवस्था की आय में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन। विकसित और विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण भी विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है, जबकि वह उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है। जबकि विकासोन्मुख देशों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण द्वितीयक उद्योगों का विस्तार हुआ है। ये उद्योग उन कच्चे मालों का उपयोग करने लगे हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध होते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि विकासोन्मुख देशों के पास निर्यात में मांगी जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त भूमि नहीं है और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना कठिन हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक आयात को भी कम करना पड़ता है, जो विकास की गति को कम कर देता है। नेक्स्ट आता है विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा। विकासोन्मुख देशों में कच्चे माल व प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य वस्तुओं जैसे हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु आरंभिक अवस्था में विकासशील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते, क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। चूँकि अर्ध विकसित राष्ट्रों द्वारा बनाई गई वस्तुएं अपेक्षाकृत निकृष्ट किस्म की व महंगी होती हैं, इसलिए ये राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। नेक्स्ट है यातायात संबंधी समस्या है। एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को जो औद्योगिकीकरण करने के लिए प्रयत्नशील है, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है। मोटे रूप से निम्नलिखित वस्तुओं के आयात की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी तथा अन्य साज सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान। इन देशों में पूंजी का भी अभाव रहता है, इसलिए इन्हें विदेशों से ऋण लेना पड़ता है। विकास के प्रारंभिक वर्षों में आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिसका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना संभव नहीं होता है। इसलिए
उन आयातों के भुगतान की अधिकाधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता है, अन्यथा भुगतान की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है और विकास के मार्ग में बाधा उपस्थित होने लगती है। एक बात आती है, वो है व्यापार की शर्तें। किसी भी देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर रहती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है। व्यापार की शर्तें उस दर से संबंधित हैं जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय होता है। व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी विनिमय का भुगतान करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को विदेशी व्यापार से काफ़ी लाभ आर्थिक विकास हेतु प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जब व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती हैं तो आयात की तुलना में निर्यात की मात्रा अधिक होने पर भी लाभ की मात्रा कम होती है। वास्तव में विदेशी व्यापार से मिलने वाले आर्थिक विकास के लिए योगदान व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है, परंतु दुर्भाग्यवश विदेशी व्यापार से निर्धन राष्ट्रों की व्यापार शर्तों में दीर्घकाल तक प्रतिकूलता रहने से उनकी आय का अधिकांश भाग विकसित राष्ट्रों के पास चला जाता है, जिससे विकासशील राष्ट्रों के कार्यक्रम में बाधा उपस्थित हो जाती है। अब इसमें एक नेक्स्ट बात आती है कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो कुछ एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। पहला है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की घोषणा। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक घोषणा को पारित किया। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे साम्य प्रभुत्व संपन्न आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों एवं सभी राज्यों के मध्य सहयोग के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने हेतु कार्य करेंगे तथा ये प्रयास करेंगे कि विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य बढ़ती हुई खाई को कम किया जा सके। इस घोषणा के अधिकतर सिद्धांतों को बाद में राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के चार्टर में अपनाया गया। दूसरी बात आती है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्रवाई हेतु कदम। महासभा ने अपने छठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्रवाई हेतु कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विस्तार से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि को वर्णन किया गया। तेल की कीमतों में वृद्धि से होने वाली विकासशील देशों की कठिनाइयों को कम करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसी प्रकार कच्चे माल के संबंध में खाद्य स्थिति के सुधार हेतु विश्व जहाजरानी में विकासशील देशों की साम्यतापूर्ण भागीदारी आदि का भी विस्तार से उल्लेख किया गया। तीसरी बात आती है राज्यों की आर्थिक अधिकार एवं कर्तव्यों का चार्टर। 13 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ के रूप में जाना जाता है। इसकी उद्देशिका में चार्टर के उद्देश्य पर बल दिया गया, अर्थात चार्टर विकसित तथा विकासशील देशों के हितों को साम्य प्रभुत्व संपन्नता, समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की नई प्रणाली की स्थापना के लिए प्रभावी तंत्र को गठित करेगा। चार्टर 2 अध्याय 2 के अधीन राज्यों के आर्थिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन करता है। अब हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ विचार विमर्श होते हैं और हम इनकी चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। ये है उत्तर दक्षिण संवाद, फिर है G20 दक्षिण दक्षिण सहयोग और फिर G15। तो ये विकसित और विकासशील देशों के बीच में ये कुछ होंगी बातें, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।